नमस्कार दोस्तों, आई एम बैक। तो पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे वायरल फीवर हो गया था और गला भी ठीक नहीं हुआ था। तो अभी भी गला पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो बैक टू बैक कंपनीज के एवरी डे 3-4 कंपनीज के जिनको हम ट्रैक करते हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनके भी वीडियोज़ बनाने हैं। तो अभी आई एम बैक, सो आई विल बी मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज़। तो बहुत सारे वीडियोज़ मैं अभी बैक टू बैक मैं भी बनाने वाला हूँ। लेकिन आज मैं जिस जो वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ वो है केबल्स एंड वायर सेक्टर की। तो केबल्स एंड वायर सेक्टर में जैसा कि आप जानते ही हैं कि दो कंपनीज जिनको हम ट्रैक करते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, हर क्वार्टर जिनके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, वो है आर काबिल एंड पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। सो आर काबिल की सबसे पहले बात करें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और इसके नंबर्स को अगर हम देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ रही है 54% की। तो पहले से भी क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी अच्छा कर रही थी और उस पर इन्होंने 54% की रेवेन्यू ग्रोथ दी है, जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। एबिटा ग्रोथ अगर देखें तो वो 99% की। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो इनकी परफॉर्मेंस क्वार्टर बाय क्वार्टर और इंप्रूव ही होती जा रही है। तो 99% की एबिटा ग्रोथ, तो यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज अच्छी तरह से मिला है। 54% की रेवेन्यू ग्रोथ और 99% की एबिटा ग्रोथ, तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज है। और इसके बाद इसका अगर एबिटा अगर हम मार्जिन देखें तो वो भी इंक्रीज होकर 7% से 9% एबिटा मार्जिन पे आ गया है। तो जो कंपनी की गाइडेंस भी रही है कि ये हर साल 1% मार्जिन को इंक्रीज करेंगे, तो अभी ये 9% पे आ गए हैं। जो Q4 FY26 जो पिछला क्वार्टर था उसमें 8.9% था, अभी 9% हो गया है। इसी तरह से पैट की अगर ग्रोथ देखें तो 129%, 129% की पैट की ग्रोथ रही है। तो यहाँ भी ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छी तरह से कंपनी को मिला है। और इसका पैट की अगर हम मार्जिन देखें तो 4.4% से इंक्रीज होकर 6.5% हो गया वाई वाई बेसिस पे। और जो पिछले क्वार्टर में Q4 FY26 में 5.7% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और ईयर ऑन ईयर भी मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये कंपनी की नंबर्स में परफॉर्मेंस थी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। आई थिंक ये पिक्चर परफेक्ट नंबर्स हैं, इसमें कोई कोई किसी तरह की मुझे कोई भी कमी कहीं पे भी नजर नहीं आई। तो आर काबिल जैसे कि मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस भी दी है, उन सब गाइडेंस पे भी जो पिछले क्वार्टर्स में कंपनी की मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस देती आ रही थी, उन सारी गाइडेंस को भी मैनेजमेंट डिलीवर कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ केबल एंड वायर्स, क्योंकि जैसा जितनी भी ये केबल्स एंड वायर्स कंपनीज हैं इनका केबल्स एंड वायर्स डिवीजन है, और इसके अलावा एक FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो डिवीजन है जिसमें लाइट्स, फैंस और स्विचेस वगैरह ये सब आते हैं। अगर हम सिर्फ केबल्स एंड वायर्स की देखें इसमें तो 57% का रेवेन्यू ग्रोथ है और 105% का एबिटा ग्रोथ है। तो सिर्फ केबल्स एंड वायर्स डिवीजन को भी अगर हम सेपरेटली देखें तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई FMEG ने कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर दिया इसमें। तो अगर हम FMEG की देखें तो FMEG जो सेगमेंट है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, उसमें कंपनी ने ब्रेक इवन अचीव कर लिया। तो इससे पहले लॉसेस में चल रहा था, तो अभी कंपनी ब्रेक इवन पे आ गई है। इसमें 28% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है और इबिट मार्जिन 0% पे आ गया। तो मतलब ब्रेक इवन पे ये कंपनी अपना FMEG बिजनेस को ले आई है। अब इसका अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो केबल्स एंड वायर्स जो है वही इनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वही इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, विच इज कंट्रीब्यूटिंग 91% अप्रॉक्सीमेटली। ये केबल्स एंड वायर्स बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वही मेजर सेगमेंट है। इसलिए हम FMEG की बात थोड़ा कम ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी 9% टोटल कंट्रीब्यूशन है FMEG का, जो गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के शायद एक्सपैंड करे। और अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, क्योंकि ये एक अकेली केबल एंड वायर कंपनी है आर काबिल, जो एक्सपोर्ट में भी थोड़ा प्रेजेंस रखती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो है KEI केबल्स है या पॉलीकैब है, उनका एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है। लेकिन इसमें आर काबिल का एक्सपोर्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अभी अगर हम लेटेस्ट इनके नंबर्स देखें कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का अगर हम देखें तो 71% इनका डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन है और 29% इनका एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन है। तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट से 29% का। तो ऐसा पिछले क्वार्टर्स में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि अमेरिका और चाइना की जो अमेरिका और ईरान की जो टसल चल रही थी, एक तरह से पूरा वॉर भी चल रहा था, तो पूरा सप्लाई चेन में मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम थी। तो ऐसा एक डाउट था कि शायद एक्सपोर्ट वाला जो इनका सेगमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि ये पूरा वॉर सिचुएशन जो बना हुआ था, फिर शिपिंग करने में भी प्रॉब्लम थी। तो वो सारी प्रॉब्लम के चलते तो देखते हैं कि इन्होंने एक्सपोर्ट में कैसा परफॉर्म किया और एक्सपोर्ट में इनके नंबर्स कैसे रहे, कैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, क्या इन कंपनी को कोई प्रॉब्लम आई तो मैनेजमेंट ने उससे कैसे डील किया। तो उसमें अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने जो अपनी कॉन कॉल में बताया, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों ऑलमोस्ट सेम
रेट से ग्रो किए हैं। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट बिल्कुल डोमेस्टिक के हिसाब से ग्रो किया, जितना डोमेस्टिक में ग्रोथ हुई है उतना एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ हुई है। तो एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, उसमें मैनेजमेंट ने अच्छी तरह से इसको डील किया है। तो ये मैनेजमेंट की एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि किस तरह से जब कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है तो उसमें भी मैनेजमेंट जो अच्छा परफॉर्म करती है वो एक मैनेजमेंट स्ट्रेंथ दिखाती है कंपनी की। तो यहाँ पे भी इस फ्रंट पे भी मैनेजमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। और जो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में थी प्रॉब्लम, मेन तो जो वॉर सिचुएशन था वो पूरा मिडिल ईस्ट का था। तो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी उसको मैनेजमेंट ने बोला है कि उसको ऑफसेट किया है फ्रॉम द बिजनेस इन यूरोप एंड अमेरिका। जो अमेरिका और यूरोप में जो बिजनेस है उससे मिडिल ईस्ट के बिजनेस को ऑफसेट किया है। यानी कि मिडिल ईस्ट में अगर थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम फेस हुई है तो वहां से इसको कवर अप कर लिया इन्होंने इन बाय सेलिंग यूरोप एंड इन अमेरिका। तो अमेरिका और यूरोप में इन्होंने अपना सेल्स करके उसको कवर अप कर लिया। तो इसी से मैनेजमेंट का पता चलता है। ऑफ कोर्स कहीं पे प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल इशू है, तो उसमें तो मैनेजमेंट का कोई ज्यादा कर नहीं सकती, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस कैसे कर सकती है, इससे मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने अच्छी तरह से इस इशू को टैकल किया है। इसके अलावा अगर डोमेस्टिकली विद इन इंडिया देखें तो मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में बताया कि नॉर्थ और वेस्ट को मिला के, क्योंकि एसेंशियली ये कंपनी नॉर्थ और वेस्ट में ट्रेडिशनली काफी अच्छा बिजनेस करती रही है, तो उसको मिला के टोटल इनका 65% टोटल बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अभी कंपनी साउथ में भी एक्सपैंड कर रही है। तो साउथ में भी अब कंपनी इज गेनिंग द ट्रैक्शन, तो वहां पे भी अब एक्सपैंड कर रही है, तो वहां का कॉन्ट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो टोटल कंपनी ने डीलर्स बताया अभी 3500 इनके टोटल डीलर्स हैं इंडिया में। और इसके अलावा कंपनी ने गाइडेंस दिया है, वॉल्यूम का गाइडेंस फॉर दी फुल ईयर कंपनी ने 18% का वॉल्यूम दिया है। तो अभी इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो 17% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज भी अच्छा है। तो एज कम्पेयर टू अदर केबल्स एंड वायर्स में जो दूसरी कंपनीज हैं, पॉलीकैब की अगर अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, तो जहाँ पे सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, यहाँ वहाँ पे आर काबिल ने 17% का वॉल्यूम ग्रोथ दिया है। तो ये वॉल्यूम के फ्रंट पे भी अच्छा है। और विद इन ये जो वॉल्यूम ग्रोथ में अगर हम केबल्स एंड वायर्स को भी अगर हम अलग अलग देखें तो केबल्स में 25% का ग्रोथ है और वायर्स में 12% का ग्रोथ है। तो कंपनी जो बोल रही है कि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड केबल्स में बहुत अच्छा बिजनेस देख रही है, और आगे जितनी भी कंपनी का केपेक्स भी आ रहा है वो मेजरली केबल्स में आ रहा है इंस्टेड ऑफ वायर्स, क्योंकि जितना भी टोटल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रही है, जो भी प्राइवेट केपेक्स हो रहा है, कंपनीज जो केपेक्स कर रही हैं, या डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सब में केबल्स का यूज ज्यादा होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी कैपेसिटी एडिशन भी केबल्स में ज्यादा कर रही है, मेजरली केबल्स में ही है, वायर्स में बहुत कम है। और उसी हिसाब से इनका केबल्स में ग्रोथ ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द वायर्स। और इसके अलावा जो कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट ने बताया, अपनी कॉन कॉल में बताया मैनेजमेंट ने, जो मार्जिन है इनका वो FY28 तक ये 10.5% ले जाएंगे, जो अभी इनका 9% है। तो मार्जिन की गाइडेंस भी कंपनी ने इन लाइन दी है, जो पिछले क्वार्टर से कंपनी देती आ रही है कि 1% एवरी ईयर इंक्रीज करेंगे। तो वहां भी कंपनी ने गाइडेंस अपनी मेंटेन रखी है। इसके अलावा जो इनका FMEG बिजनेस है वो अभी ब्रेक इवन हो गया है, उसमें लॉसेस बंद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा है। और अभी पूरा फॉर द होल FY27 कंपनी ने बोला है कि ये इसको जो ब्रेक इवन है इसको सस्टेनेबल बेसिस पे रखना चाहते हैं, पूरे साल ये ब्रेक इवन पे रहेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है। क्योंकि दे डोंट वांट कि एक क्वार्टर में ब्रेक इवन हो गया या एक क्वार्टर में थोड़ा पॉजिटिव हो गया और फिर अगले क्वार्टर में फिर लॉसेस पे चले गए। तो इस ब्रेक इवन को अभी वो थोड़ा सस्टेनेबल बेसिस पे अचीव करना चाहते हैं। तो फॉर द फुल FY27 ये मोस्ट लाइकली ब्रेक इवन पे रहेंगे। और इसके अलावा अगर मैनेजमेंट ने जो बताया है वो कंपनी ने अपना ओवरऑल एक आउटलुक दिया है, वो कंपनी बहुत बुलिश है गोइंग फॉरवर्ड। कंपनी डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस में बताती ही आ रही है। बहुत पॉजिटिव आउटलुक है फॉर द केबल्स एंड वायर्स की, इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है मार्केट में। जो जितने भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस की, वहाँ से अच्छी डिमांड आ रही है, चाहे डेटा सेंटर बोले, चाहे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बोले, चाहे प्राइवेट केपेक्स बोले, हर जगह से केबल्स एंड वायर्स की डिमांड अच्छी है। और कंपनी ने बोला है कि H2 जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो हमेशा बेटर रहता है फॉर द केबल्स एंड वायर्स बिजनेस इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट हाफ। सो फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ हमेशा बेटर रहता है। तो अभी जो गोइंग फॉरवर्ड जो सेकेंड हाफ जब आएगा, अभी तो सेकेंड क्वार्टर इज ऑल्सो इन द फर्स्ट हाफ, उसके बाद जो सेकेंड हाफ आएगा वो इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर से बेटर करने वाला है एज पर दी कंपनी गाइडेंस। तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा है। इसके अलावा कंपनी ने पूरे FY27 के लिए जो केपेक्स का अनाउंस किया हुआ है, केपेक्स की गाइडेंस दी है, वो 600 से 650 करोड़ का ये केपेक्स करेंगे, जो मेजरली केबल्स में ही होगा, वायर्स में बहुत कम होगा।
तो वो भी इन लाइन है, जो कंपनी अपना केपेक्स का गाइडेंस भी मीट कर रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो उसमें कंपनी ने बताया कि केबल्स की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो तकरीबन 90% पे चली गई है, और वायर्स की जो है वो अभी 65 to 70% है। तो अगेन जैसा मैनेजमेंट बोल रही है, सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आगे कैपेसिटी भी केबल्स की आने वाली है ज़्यादा, डिमांड भी कंपनी केबल्स में ज़्यादा देख रही है, और उसकी उसी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा चल रही है 90%। तो वो सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो कंपनी ने बोला है कि अभी इस क्वार्टर में तो अगर कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो तकरीबन 50 डेज हैं, और वही कंपनी बोल रही है कि यही स्टेबल बेसिस पे तकरीबन 45-50 डेज के वर्किंग कैपिटल डेज रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और ये आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन से भी थोड़े बेटर रिजल्ट्स थे, और गोइंग फॉरवर्ड भी मैनेजमेंट का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। तो आई वुड से कि इस पे अगर टोटल अगर हम व्यू देखें तो जो इन्वेस्टेड है वो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहे, सेल बेचने का, सेल करने का तो कोई कंपनी ने रीजन दिया ही नहीं है। इसके अलावा अगर नई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल इसमें से व्यू निकल के आ रहा है। तो दैट वाज आरआर काबिल, बहुत ही शानदार नतीजे, कॉन्ग्रेट्स, हैट्स ऑफ टू दी मैनेजमेंट। बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट ने जो भी इश्यूज भी थे एक्सपोर्ट वगैरह से वो सब डील किया। तो पिक्चर परफेक्ट, नो नो कोई भी फ्लॉ मुझे इसमें नहीं दिखा, कोई भी कमी मुझे इनके रिजल्ट्स में, मैनेजमेंट गाइडेंस में कहीं पे भी मुझे नहीं दिखी। तो बहुत ही अच्छे कंपनी ने इस क्वार्टर के नंबर्स दिए हैं। तो दैट वाज आरआर काबिल, हम सब। इसके अलावा अगर हम पॉलीकैब की बात करें, जो दूसरी कंपनी है जिसको हम ट्रैक करते हैं, तो इसके नंबर्स अगर हम देखें सबसे पहले तो रेवेन्यू में 39% की ग्रोथ है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है एज कम्पेयर टू दी आरआर काबिल, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो मतलब इंडिया की लार्जेस्ट केबल्स एंड वायर्स की कंपनी है। तो इसके उस हिसाब से अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट्स को हमें देखना चाहिए, तो रेवेन्यू में 39% की ग्रोथ है, जो अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी कि एक लार्ज बेस पे एक लार्ज कैप कंपनी 39% पे अगर रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है तो एक अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। एबिटा अगर हम देखें तो वो 32% पे ग्रो किया है, और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 33% पे ग्रोथ किया है। तो एबिटा और पैट थोड़ा सा रेवेन्यू से कम है, जो कि ट्रेडिशनली भी अगर इनके हर क्वार्टर के रिजल्ट्स हम देखते हैं वो रहता ही है, क्योंकि जो प्राइस इंक्रीज होता है ये इमीडिएटली पास ऑन नहीं करते, ये थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा लैग के साथ पास ऑन करते हैं, क्योंकि दे वांट्स टू गेन द मार्केट शेयर, क्योंकि ये मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं, इसलिए पूरा प्राइस पास ऑन नहीं करते, इसलिए हमेशा थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज इनका कम मिलता है। बट वो बाय डिजाइन रहता है, जैसे कि हमने पिछले क्वार्टर में भी देखा था, वो बाय डिजाइन रहता है, वो कोई कंपनी की मजबूरी नहीं है, बाय डिजाइन कंपनी की वेल मैनेजमेंट की थॉट आउट स्ट्रैटेजी रहती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन पे अगर हम देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 13.8% के एबिटा मार्जिन किए हैं, जो पिछले क्वार्टर में Q4 FY26 में 13.1% थे। और अगर हम YOY बेसिस पे देखें तो Q1 FY26 में, यानी कि एक साल पहले Q1 FY26 में 14.5% थे। तो YOY तो मार्जिन में थोड़ा सा डिक्रीज आया है, क्योंकि Q1 FY26 इनका एक बहुत ही अच्छा हाई बेस वाला क्वार्टर था, तो वहाँ पे तो वो एक तरह से हाई बेस मानेंगे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो स्टिल ओके है मार्जिन फ्रंट पे 13.8%, थोड़ा सा कम हुआ है, बट सिक्वेंशियल यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा पैट मार्जिन अगर देखें तो सेम स्टोरी पैट मार्जिन में भी है। Q1 FY26 से एक साल पहले 10.2% थे, और जो अभी इस क्वार्टर में है वो 9.7% है, लेकिन पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है, पिछले क्वार्टर में 8.9% था। तो तकरीबन सेम स्टोरी है जैसे एबिटा मार्जिन में थी, वही पैट मार्जिन में, कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आया है मार्जिन, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे इंप्रूवमेंट रही है। तो ये ठीक ठाक मार्जिन भी ठीक ठाक इनके रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छी चीज़ इनके साथ हुई है वो FMEG सेगमेंट में हुई है। FMEG में रेवेन्यू की ग्रोथ 71% आई है, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है, यानी कि Q4 FY26 से Q1 FY27 10% की इनकी ग्रोथ रही है। तो और अगर EBIT मार्जिन अगर हम देखें तो Q1 FY26 एक साल पहले 2.1% था, फिर लास्ट जो क्वार्टर गया है Q4 FY26 उसमें 4.1% था, और अभी जो Q1 FY27 इस क्वार्टर में जो कंपनी ने EBIT मार्जिन किया वो 8% के किए हैं। तो यानी कि मार्जिन इनका कंटिन्यूअस हर क्वार्टर हर ईयर इनका ऊपर की तरफ जा रहा है फॉर दी FMEG सेगमेंट। तो FMEG में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। जो केबल्स एंड वायर्स है वो ठीक ठाक ग्रोथ थी, इनलाइन थी, एज एक्सपेक्टेड था वैसा ही था, लेकिन FMEG सेगमेंट में इनकी अच्छी ग्रोथ रही है, वहां इन्होंने अच्छा पॉजिटिवली थोड़ा सरप्राइज किया, आई वुड से। इसके अलावा कंपनी ने केपेक्स किया 320 करोड़ का इस क्वार्टर में, तो वो भी ऑलमोस्ट इन लाइन ही है
तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक ड्रैग रहा इनके साथ वो था जो आई वुड से कि एक नेगेटिव अगर निकालना है तो एक ईपीसी जो इनका सेगमेंट रहता है, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन वो इनका डी ग्रोथ किया है, वो 11% से नेगेटिव ग्रोथ रही है 11% की, तो वहाँ से कंपनी को ड्रैग हुआ है। लेकिन कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है कि जो ईपीसी बिजनेस है इसको हम क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं देख सकते, इसको हमें थोड़ा ईयरली बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइलस्टोन बेसिस पे पैसे आते हैं। तो जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें पैसे जो है माइलस्टोन है, एक सिग्निफिकेंट लेवल पे जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पैसे आते हैं, तो उसको हम क्वार्टर से नहीं देख सकते। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में इनके कुछ माइलस्टोन अचीव हो जाए तो पैसे आ जाएं, फिर वहाँ पे ग्रोथ आ जाएगी, तो इसको क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं देख सकते जो ईपीसी इनका प्रोजेक्ट वाला बिजनेस है। तो दैट इज फेयर, तो ठीक है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ड्रैग तो रहा ही है। और इसके अलावा इनका इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम देखें तो वहाँ कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि क्योंकि जियो पॉलिटिकल इशू थोड़ा बहुत जो भी था हम सब जानते ही हैं, तो उससे इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है और वहाँ इंटरनेशनल बिजनेस इनका सफ़र किया है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम आर आर काबिल देखें तो आर आर काबिल क्योंकि उनका एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपोर्ट पे काफ़ी ध्यान देती है, तो दे कुड नॉट अफोर्ड कि ये सब इस तरह का जियो पॉलिटिकल इशू हो जाए फिर उसको मैनेज कि और फिर उनका रेवेन्यू जो है डाउन चला जाए, तो वो पूरे ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, 10% के नीचे ही है, तो इसलिए शायद मैनेजमेंट ने भी उतना ध्यान नहीं दिया एक्सपोर्ट इसको किस तरह से डील करे। बट गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट बोल रही है कि जैसे यूएस वगैरह में इन्होंने अच्छे डीलर्स बनाए हैं, तो वहाँ पे इनका बिजनेस रहेगा, बट स्टिल उसका कंट्रीब्यूशन अभी 2030 तक कंपनी ने बोला है कि वो 10% तक लेके जाएंगे 2030 तक, तो यानी कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन है अभी भी एक्सपोर्ट में। बट स्टिल डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छा दिया, हालांकि इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट सफर किया है, एक्सपोर्ट में भी डी ग्रोथ रही है, लेकिन गाइडेंस मैनेजमेंट ने अच्छा दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट देख रही है कि वो सारे इश्यूज को कंपनी डील कर लेगी और ऑर्डर आगे अच्छे आने की उम्मीद है। तो गाइडेंस अच्छा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन स्टिल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का बहुत कम है, 2030 तक ये 10% तक लेके जाएंगे, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम इसके नंबर देखें और वैसे जनरल अगर देखें जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि मैनेजमेंट भी पॉजिटिव देख रही है गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में जो केबल्स एंड वायर्स की डिमांड है, वो ये कंपनी भी पॉलीकैब भी अच्छी डिमांड देख रही है और उसी हिसाब से कंपनी केपेक्स भी कर रही है, तो ये अच्छी चीज़ रही है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बोला है कि जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने थोड़ी सी डी स्टॉकिंग भी की है, क्योंकि थोड़ा सा एल्युमिनियम एंड कॉपर के प्राइसेस थोड़े से नीचे आए थे, तो उस हिसाब से जब प्राइसेस नीचे आते हैं तो डी स्टॉकिंग होती है, जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो री स्टॉकिंग होती है, तो स्टॉक बढ़ाती है, और अगर जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो डी स्टॉकिंग होती है, फिर स्टॉक को निकाल देते हैं। तो इस हिसाब से कंपनी ने की गाइडेंस तो ठीक ठाक, टोटल ओवरऑल अगर हम देखें पॉलीकैब में नंबर्स ठीक ठाक ही हैं, इन लाइन थे, जैसे एक्सपेक्टेड नंबर थे वैसे ही है, कोई ज़्यादा मेजर सरप्राइज तो नहीं दिया है, एक्सेप्ट फॉर दी एफएमईजी सेगमेंट में थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज है। अदरवाइज केबल्स एंड वायर्स में एक कॉन्ट्रास्ट जो पॉलीकैब और आरआर कैबिल में देखने को मिलता है, आरआर काबिल का केबल्स डिवीजन अच्छा करता है एज कम्पेयर टू द वायर्स, लेकिन पॉलीकैब इसका उल्टा है, पॉलीकैब में वायर्स डिवीजन ज़्यादा अच्छा करता है एज कम्पेयर टू दी केबल्स, तो वही इस बार भी रहा है। कंपनी ने बोला है कि मैनेजमेंट ने बताया कि वायर्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू द केबल्स, तो ये थोड़ा सा लगता है शायद मे बी इनका, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन शायद ज़्यादा रहता है, इसलिए इनका वायर्स डिवीज़न अच्छा करता है। बट आरआर काबिल आई थिंक जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है और डेटा सेंटर की जो के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर हम देखें तो केबल्स का डिवीज़न शुड डू बेटर, वो एक जैसे आरआर काबिल का केबल्स का डिवीज़न बेटर करता है, इसलिए वो आगे केपेक्स भी केबल्स में ही लेके आने वाले हैं। तो अगर हम ओवरऑल पूरा आउटलुक देखें तो केबल्स शुड डू बेटर, बट समहाउ पॉलीकैब का वायर्स डिवीजन ज़्यादा बेटर कर रहा है। बट एनीवेज अगर हम टोटल इसका आउटलुक देखें पॉलीकैब में जो व्यू बन रहा है वो यही बन रहा है कि एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बच्चा एक डिस्टिंक्शन से पास हुआ है, नहीं डिस्टिंक्शन से तो पास नहीं हुआ है, लेकिन आई वुड से कि हाँ फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया है, तो एक्सपेक्टेड था फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया है, तो जो इन्वेस्टेड है वो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और अगर आपको एक लार्ज कैप स्टेबल कंपनी चाहिए जो ठीक ठाक आगे ग्रोथ करे, तो उसमें उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें
फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम कंपनी में एज सच कोई दिखी नहीं है। ओनली वन प्रॉब्लम दैट दिस कंपनी हैज़ टू डील विद, एक मुझे जस्ट अभी याद आया कि हाँ, इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ इनका कम है, काफ़ी कम है, लो सिंगल डिजिट में। तो तकरीबन अगर बोले तो 5-6% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ है। एग्जैक्ट नंबर तो मैनेजमेंट ने दिया, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि ये लो सिंगल डिजिट में है, तो तकरीबन 5-6% के आसपास मेरा अंदाजा है कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा होगा। तो वो एक हमें ट्रैक करना पड़ेगा, आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनका वॉल्यूम ग्रोथ कैसा रहता है, वहाँ पे कंपनी को आई थिंक थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जैसे आर काबिल ने अच्छा 17% का वॉल्यूम ग्रोथ दिया, और आगे की गाइडेंस भी कंपनी ने बोला है कि ओवरऑल ईयर के बेसिस पे 18% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी करेगी। बट यहाँ पे पॉलीकैब में हमने पहले भी देखा था, एक क्वार्टर में तो 40% का वॉल्यूम ग्रोथ आया था, और फिर उसके बाद से सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ चल रहा है। तो वो एक कंपनी को देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ पे कैसे काम करती है कंपनी। अदरवाइज नंबर ठीक ठाक थे। तो इसमें तो आर काबिल तो खैर डिस्टिंक्शन से पास हुआ है बच्चा, और पॉलीकैब के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक फर्स्ट डिवीजन में आई वुड से कि ये भी पास हुआ है। तो फेवरेट पिक तो आर काबिल ही रहेगी। एक तो मार्केट कैप के हिसाब से भी वो एक छोटी कंपनी है, तो वो ज़्यादा तेज ग्रो कर सकती है, जो कर भी रही है। और अगर आप किसी को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, स्टेबल कंपनी चाहिए, तो डेफिनेटली पॉलीकैब इज़ ऑल्सो ए गुड चॉइस। उसमें कोई कुछ नेगेटिव एज सच नहीं है, बट ये एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ इसके नंबर्स रहेंगे। बहुत तोड़ फोड़ रिजल्ट शायद ये नहीं देगी, बट हाँ, आर काबिल में उस तरह से एक आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है। तो मेरा जो प्रेफर्ड रहेगा वो तो आर काबिल रहेगा, बट पॉलीकैब इज़ ऑल्सो ओके, उसमें भी कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। तो ये इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स रहे हैं, और आगे भी हम इसको फर्दर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते रहेंगे, और फिर इस पे अपना व्यू भी बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।